घर में शादी समारोह का उत्सव था। बेटी की विदाई के बाद सबने रिलैक्स फील किया। सबने अपने अपने आराम करने की जगह ढूंढने लगे। कई दिनों से थकान, रात भर शादी, जिसकी वजह से घर के सारे लोग थके हुए थे। लेकिन घर में एक कमरे में से जोरदार चीख की आवाज आई। आवाज को सुनते ही लोग फुर्ती से उसी तरफ दौड़े गए। जैसे ही लोगों ने कमरा खोला तो देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। कहानी शुरू होती है वहां से, जब मोहनलाल जी अपनी बीमारी को लेकर अपने कमरे में कुढ़ते हुए बैठे थे। ना जाने कब यह घुटनों का दर्द जाएगा और कब मैं चल फिर पाऊंगा। आज प्रभात भी लेट कर दिया है। अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। तभी उनका बेटा घर के अंदर आता है और मोहनलाल जी बोल बैठते हैं, बेटा प्रभात, आज तो तुमने ऑफिस से आने में बड़ी देरी कर दी। हाँ पापा, वो क्या है ना कि काम नहीं हो पाया था। यदि मैं आज का काम छोड़ देता तो यही काम मुझे कल करना पड़ता। इसीलिए मैंने काम निपटाना ही अच्छा समझा। ठीक है बेटा, मैं तो इसलिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि आज मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है। यह लो पर्ची, तुम अपने बैग में आज ही रख लो, नहीं तो फिर कल मैं तुम्हें देना भूल जाऊंगा। नहीं पापा, मैं सुबह ऑफिस निकलते समय आपसे मांग लूंगा। अच्छा, आपके घुटनों का और कमर का दर्द कैसा है? अभी तो आपके पीठ में थोड़ा आराम है कि नहीं? कहाँ बेटा, लेकिन चलो ठीक है, पहले से थोड़ा आराम है। प्रभात अपने पिताजी के दोनों हाथों को पकड़कर कहता है, थोड़ा उठिए तो। चलिए मैं आपको 4 कदम चलाकर देखता हूँ कि क्या आप जमीन पर अच्छे से पैर रखकर चल पा रहे हैं। मोहनलाल जी बेटे के सहारे से उठकर 4 कदम चलते हैं, फिर कहते हैं, बेटा अभी इतना भी आराम नहीं है पैरों में, बस मुझे बैठा दो, धीरे धीरे ही आराम होगा। प्रभात अपने पिताजी को वापिस से उनके ही बिस्तर पर बैठा देता है। तभी चिड़चिड़ाते हुई प्रभात की पत्नी शिल्पा कहती है कि घर में कोई और भी है कि बस तुम्हारे पिता ही हैं? ऑफिस से आए तो घंटों पिताजी के पास बैठ गए। वैसे भी आज तुम ऑफिस से कितना लेट आए हो, खाने का इंतजार कर करके आंखों में नींद आ गई है। अब तो मेरी भूख भी खत्म होती जा रही है। अरे, जब तुम्हें इतना भूख लगी थी तो तुमने खा क्यों नहीं लिया? प्रभात अपनी पत्नी की तरफ देखकर सरल स्वभाव से बोला, जैसा कि आज से पहले मैं आपके बिना अकेले ही खा के बैठती हूँ, ऐसे बोले जा रहे हो। अच्छा चलो, गुस्सा थूक दो और अब खाना लगाओ। यश कहाँ है, सो गया क्या? अपने बेटे को पूछते हुए प्रकाश ने कहा। तो फिर से शिल्पा चिड़चिड़ा कर बोली, इंतजार करके सो गया। कई बार पूछा, पापा आए कि नहीं? जाग रहा था। जब तुम अपने पिताजी के साथ उनके कमरे में बैठे थे, तुमको तो अपने पिताजी के अलावा कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता कि इस घर में और भी लोग हैं। प्रभात पत्नी को समझाते हुए कहता है, अरे 2 मिनट पिताजी के पास बैठ लिया तो तुमको कितनी तकलीफ हो रही है। तुमको तो पता है, पूरा दिन ऑफिस में बाहर रहता हूँ और फिर रात को थके हारे काम करके सो जाता हूँ। बस वही सुबह जाने के टाइम और शाम को आने के टाइम थोड़ा पापा से मिल लेता हूँ। तुमको कितनी तकलीफ हो रही है, समझ में नहीं आता कि तुम मेरे पापा से इतना चिढ़ती क्यों हो। हाँ हाँ, मैं तो घर में सबसे चिढ़ती ही हूँ। तुमसे चिढ़ती हूँ, तुम्हारे पापा से चिढ़ती हूँ। मैं ही ऐसी हूँ जो तुमसे यह सब कह दिया। मुझे नहीं खाना, आज मुझे भूख ही नहीं है। खाना टेबल पर रखा है, जाकर तुम खा लो। शिल्पा नाराज होकर कमरे में सोने चली गई। प्रभात थोड़ी देर बुलाता रहा, अरे क्या मैं अकेले खाऊं? क्या मैं इतना भूखा हूँ? चलो मैं भी नहीं खाता, मुझे भी भूख नहीं है। पूरा दिन काम करके आओ तो घर में पत्नी की खिसखिस। प्रभात ने पानी उठाया और पीकर सोने चला गया। सुबह जब उठा तो शिल्पा उठ गई थी। उसने नाश्ता बनाकर दिया तो बिना कुछ बोले ही प्रभात ने नाश्ता कर लिया। आज जब सुबह प्रभात ऑफिस के लिए जाने लगा तो पापा को इतना याद था कि मुझे अपनी दवाइयों की पर्ची देना है। लेकिन उन्होंने कल बहू और बेटे के झगड़े को देखकर अपनी दवाइयां देना उचित नहीं समझे और ना ही अपने बेटे प्रभात को आवाज दिए।
प्रभात को शायद याद नहीं रहा होगा, इसीलिए उसने जाते समय इतना ही बोला, पापा ऑफिस जाके आता हूँ। हाँ बेटा, ध्यान से जाओ और अपना ध्यान रखना। इतना ही कहा मोहनलाल जी ने और प्रभात घर से बाहर निकल गया। दर्द की दवाइयां आज 3 दिन से खत्म थी। अब मोहनलाल जी को बहुत दर्द हो रहा था। दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज तो उनसे दर्द के मारे खाना भी नहीं खाया गया। किसी तरह से सारा दिन करवटें बदलते रह गए। रात को जब प्रभात आया तो अपने पिताजी के चेहरे के देखकर पूछ बैठा, क्या हुआ पापा, चेहरा क्यों मुरझाया है? तबीयत ज्यादा खराब है क्या? नहीं बेटा, वो दवाइयां नहीं है, दर्द बर्दाश्त से बाहर है। अरे, मैं तो भूल गया पापा। मैंने कहा था कि सुबह आपकी दवाइयां ले लूंगा, लेकिन दिमाग से ही निकल गया। अच्छा, आप अपनी दवाइयों की पर्ची दीजिए, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। अभी ज्यादा रात नहीं हुई है, न हुई तो बज रहा है। नहीं बेटा, कल के जैसा फिर घर में ना हो जाए, इसीलिए तुम जाओ और बहू के साथ खाना खा लो। नहीं पापा, मैं जा रहा हूँ दवाइयां लेने। इतना कहकर उसने खुद ही अपने पापा की दवाइयों की पर्ची निकाली और नजदीकी मेडिकल स्टोर में जाकर दवाइयां लेकर आया। आज तो शिल्पा नाक बहु सिकोड़े थी, लेकिन उसने कुछ कहा ही नहीं। पति के साथ खाना खाई और बर्तन पटकते हुए उठाकर चली गई। प्रभात सब समझ रहा था कि यह मेरे पिताजी के लिए ऐसा करती है। इसे मेरे पिताजी की सेवा, मेरा उनके साथ रहना इसे नहीं पसंद। लेकिन मैं अपने पिताजी को वैसे कैसे भूल सकता हूँ? अरे, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। मेरी एक छोटी बहन भी है जो अपने ससुराल में है, तो फर्ज मेरा ही बनता है कि मैं पिताजी की देख रेख करूं। उस दिन को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए जब वह मात्र 15 साल का था। उसकी छोटी बहन 13 साल की। उसकी माँ को कोई बीमारी हो गई थी। उसके पिताजी ने बहुत दवाइयां करवाई, लेकिन माँ को बचा नहीं पाई। माँ के जाने के बाद रिश्तेदारों ने जल्दी से ही पापा को सलाह देना शुरू कर दिया कि तुम्हारे घर के काम, तुम्हारे बच्चों को संभालना, और तुम एक मजदूर आदमी हो, बाहर जाकर मजदूरी ढूंढकर काम करते हो, फिर तुम्हारा कैसे चलेगा? शादी कर लो तो कम से कम घर तो संभालेगी। लेकिन मेरे पापा ने साफ मना कर दिया कि मैं अपने बच्चों के लिए सौतेली माँ नहीं लाऊंगा। मैं खुद अपने बच्चों की सेवा करूंगा, अपने बच्चों को पढ़ाऊं लिखाऊंगा और उन्हें अपने पैरों में खड़ा करूंगा। मैंने भी कह दिया था पापा, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल तो आप मेरी बहन को ही भेज दिया करो। मैं घर में रहती घर के काम करूंगा, आप बाहर जाकर काम ढूंढ कर लिया करो। तो पापा ने साफ कह दिया, नहीं बेटा, मैं तुझे अनपढ़ नहीं कर सकता, तेरी लाइफ नहीं खराब करूंगा। तेरे माँ के बड़े अरमान थे कि मेरा प्रभात पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा। बेटा, तुझे अपनी माँ के सपने पूरा करना है, और मैं मजदूरी भी करके लाऊंगा और तुम लोगों को अच्छे से देखभाल भी कर लूंगा। मेरे पापा सुबह जल्दी उठकर हम दोनों भाई बहन के लिए खाना बनाते, घर का सारा काम करते और फिर रोज शहर में मजदूरी ढूंढने के लिए चले जाया करते थे। जब पापा रात को आते, बहुत थके रहते, उन्हें तो खाने को भी भूख नहीं रहती, फिर भी वह हम दोनों भाई बहन के लिए खाना बनाते और फिर थक हार कर सो जाते थे। भला मैं ऐसे पिता को कैसे अनदेखा कर सकता हूँ? आज मेरे पापा की जो ये हालत है, वह ज्यादा मेहनत करने की वजह से है। मेरे पापा पल्लेदारी का काम किया करते थे। अपने पीठ पर 100-100 किलो का वजन उठाकर एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचाया करते थे। उनके कारण ही पापा की कमर और पीठ में दर्द रहने लगा, और आज मेरे पापा खाट पकड़ लिए। लेकिन जब मैं कमा रहा हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने पापा की देख रेख करूं। बिस्तर में पड़े हुए ऊपर की तरफ देखते हुए सो रहा था। वहीं उसकी पत्नी शिल्पा दूसरे साइड करवट लेके पड़ी थी। बीच में उसका बेटा यश सोया हुआ था। नींद में उसने जोर से प्रभात के पेट में पैर रखा तो प्रभात डालों से बाहर आया।
उसके आंखों से आंसू बहकर गाल तक पहुंच गए थे। उसने अपनी आंखों को पोंछा और एक साइड में करवटें लेकर सो गया। दूसरे दिन जब प्रकाश नहाकर तौलिए से बाल सुखा रहा था, तो शिल्पा जाकर कहती, सुनिए जी, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है। मेरी माँ और मेरी बहन मेरे घर आने वाले हैं। वह हमें पर्सनली बुलाने आएंगे। और मेरी माँ भी कह रही थी कि अब बहन की शादी हो जाएगी तो पता नहीं कब उसे तुम्हारे घर आने का टाइम मिलेगा। इसीलिए वह मेरे यहाँ घूमने आ रही है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे घर में सामान लाना है और कुछ माँ और बहन के साथ जाकर शॉपिंग भी करना है। प्रभात ने कहा, ठीक है, मेरे पास अभी कैश में पैसे नहीं है। तुम मेरा पेटीएम कार्ड लेकर जाओ और तुम्हें जो जरूरत हो पैसे निकाल लेना। यह सुनकर शिल्पा के चेहरे पर खुशी नजर आने लगी। शिल्पा आज पति के जाने के बाद किचन में एक से बढ़कर एक पकवान बनाने लगी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मोहनलाल जी से रहा नहीं गया। वह कमरे से ही आवाज दिए, बहू बेटा, बहू, आज कुछ खास दिन है क्या? रसोई में क्या पक रहा है? तो शिल्पा बाहर आकर कहती है, बाबूजी, आज मेरी माँ और मेरी बहन आ रही हैं। आपको पता है, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और हम लोग जल्दी ही जाने वाले हैं। अच्छी बात है बेटा। वह मन में सोचने लगे कि आज से 2 महीने पहले जब मेरी बेटी पिंकी आई थी मुझे देखने के लिए, तो मेरी बहू की आंखें भौहें सिकुड़ गई थी। दरवाजा खोलते ही उसका मूड चढ़ गया था। उसने तो ढंग से अपनी ननद से बात भी नहीं किया था। मेरे पास जब तक पिंकी बैठी रही तो मेरी बहू मेरी बेटी से मिलने तक नहीं आई। अपने कमरे में फोन पर लगी रह गई। 1-2 बार पिंकी ने आवाज भी दिया कि भाभी, ज्यादा टाइम के लिए मैं नहीं आई हूँ, आओ यहीं पर बैठ के थोड़ा बातें करते हैं। लेकिन वह कमरे से बाहर नहीं आई। पता नहीं फोन पर किसके साथ बातें कर रही थी। और जब प्रभात बाहर जाने लगा तो बोला, अरे शिल्पा, मेरी बहन आई है। मेरी बहन के लिए तुम छोले और पूरी बना देना। मेरी बहन को छोले पूरी बहुत पसंद है। यह कहकर प्रभात ऑफिस चला गया था। लेकिन जब शिल्पा खाना लेकर आई तो पानी जैसे पतली खिचड़ी एक कटोरी चम्मच के साथ लाकर कहती है, लो खा लो पिंकी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा पेट भी बहुत खराब है, इसीलिए मैंने पतली खिचड़ी बनाया है। कई बार आज मुझे पेट दर्द की वजह से बाथरूम यूज करना पड़ा। थक कर पूरा शरीर बहुत कमजोर लग रहा है। कोई बात नहीं भाभी, मुझे वैसे भी भूख नहीं है। मैं तो खाना खाकर आई हूँ। बड़े सरल भाव से पिंकी ने जवाब दिया और फिर भाभी का मान रखने के लिए 2-3 चम्मच खिचड़ी ले लिया था। यह सोचकर मोहनलाल जी की आंखों में आंसू आ गए। बिन माँ की बेटी मायके आई थी तो भाभी ने कैसा व्यवहार किया था, और आज उसकी माँ और उसकी बहन आ रही है तो सारा पकवान घी से बनाया जा रहा है। पूरा घर भीनी भीनी खुशबू से महक रहा है। कुछ ही समय के बाद बहू की माँ और बहन आ गए। आते ही उन लोगों ने मोहनलाल जी से नमस्कार समधी जी कहते हुए बात किया। तो मोहनलाल जी ने बड़े प्यार से उन लोगों का मान सम्मान और नमस्कार किया। फिर कुछ टाइम तक शिल्पा की माँ समधी जी के पास बैठकर उनकी हाल चाल पूछी और उनसे बातें की। मोहनलाल जी के दिल में एक ठेस तो थी, लेकिन वह इस बात को जाहिर नहीं होने दिए। उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बेटा सुबह चला जाता है। पूरा दिन मेरी बहू मेरा बहुत ध्यान रखती है। उन्होंने घर के माहौल को जरा सा भी शिल्पा की माँ के सामने नहीं दिखाया। फिर दोनों माँ बेटी ने खूब मिलकर बातें किया, खाना खाया। फिर शिल्पा अपनी माँ और अपनी बहन को लेकर शॉपिंग करने चली गई। अपने पति का कार्ड निकालकर उसने जितनी जरूरत रही पैसे भी निकाले। और जब तीनों वापिस आई तो खूब बड़े बड़े बैग में खूब सारी शॉपिंग थी। कई प्रकार की साड़ियां शिल्पा अपनी बहन को देने के लिए भी
उसकी मनपसंद की साड़ी ली, अपने लिए लिया, अपने बच्चे के लिए शॉपिंग किया और साथ ही प्रभात के लिए भी कपड़ा लिया जो उसकी बहन की शादी में पहनना था। लेकिन उसने अपने ससुर के लिए एक तौलिया भी नहीं लिया। उनकी तौलिया काफी दिनों से बहुत पुरानी और मैली हो गई थी। वह चाहते भी थे कि प्रभात मेरी तौलिया देखे और मुझे ला दे, लेकिन बहू के डर के मारे उनकी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जगह जगह छेद था, फिर भी वह उस तौलिए को अपने सिर पर बांधे रहते। कभी प्रभात की भी नजर नहीं गई। दूसरे दिन शॉपिंग होने के बाद शिल्पा की माँ अपने घर चली जाती है और इधर शिल्पा प्रभात से कहने लगती है, माँ ने हम लोगों को थोड़ा आगे बुलाया है। हम लोग जो घर के सगे हैं, जब हम ही लोग लेट जाएंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे। अरे तुम कैसी बातें करती हो, तुमको दिख नहीं रहा पापा खुद से उठ बैठ नहीं सकते, उन्हें कितना तकलीफ है। हम उन्हें छोड़कर तुम्हारे मायके आगे से कैसे जा सकते हैं। शिल्पा भौहें सिकोड़ते हुए कहने लगी, अच्छा तो तुम क्या सोचते हो कि जिस दिन बारात आएगी उसी दिन हम लोग जाएंगे। हाँ हाँ, तुम ठीक ही सो कह रही हो। जिस दिन बारात आएगी उसी दिन हम सब जाएंगे। यदि तुमको पहले से जाना है तो तुम चली जाओ। जिस दिन बारात आएगी मैं उसी दिन आ जाऊंगा। अरे मैं वहां सबको क्या जवाब दूंगी कि आखिर लड़की की जीजा क्यों नहीं आए। बाकी की रस्में भी तो होती है, तो क्या हम उन रस्मों में शामिल नहीं होंगे। तुम समझती क्यों नहीं शिल्पा, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। पापा को कौन खाना बना कर देगा, कौन उनका ध्यान रखेगा। मैं नहीं आ सकता। शिल्पा पैर पटकते हुए कमरे में चली गई। लेकिन जब प्रभात ऑफिस चला गया तो शिल्पा से रहा नहीं गया। जब वह खाना लेकर ससुर को देने आई तो कहने लगी, आप तो खुश हो ना, आपकी वजह से मैं मायके नहीं जा पा रही हूँ। सुन लिया ना आपका बेटा क्या कह रहा है कि मैं बाबूजी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अरे आपकी वजह से तो मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। अब तो मैं अपनी बहन की शादी में भी शामिल नहीं हो पा रही हूँ। सारी भूख खत्म हो गई मोहनलाल जी की। बहू थाली देने आई थी खाने की या ताना सुनाने आई थी। मोहनलाल जी ने कहा, बहू मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं आएगा प्रभात तो बात करूंगा और कह दूंगा कि तुम जाओ। अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। आप यही करेंगे ना। अभी तक तो बहाने बना बना कर बेटे को अपने पक्ष में रखे थे और अब मेरी बुराई करके और भी झगड़ा भरवाना चाहते हैं। यही बताएंगे कि मैंने आपसे यह सब कुछ कह दिया। बहू मैं ऐसे कुछ नहीं कहूंगा, तुम मुझे ऐसा क्यों समझती हो। फिर से शिल्पा गुस्से में तीर छोड़ने लगी। हाँ हाँ, मैं आपको खूब समझती हूँ कि आप कैसे हैं। वह पैर पटकते हुए फिर से ससुर के कमरे से चली गई। शाम को जब प्रभात आया और अपने पिताजी के ही खाट पर बैठकर कहने लगा, अब कैसा लग रहा है। दवाइयाँ काफी समय से चल रही है, कुछ राहत मिल रहा है इन दवा से कि नहीं। तो मोहनलाल जी ने कहा, बेटा अब मुझे बहुत राहत है। मैं खुद उठ के चल सकता हूँ, घूम सकता हूँ। अब तुम ऐसा करो, बहू के साथ उसके मायके चले जाओ। बहू के साथ जाना जरूरी है। देखो अपने ससुराल की शादी है, तुम्हारा होना वहां बहुत जरूरी है। कल के कल ही तुम बहू के साथ चले जाओ। प्रभात ने कहा, बाबूजी आप ये कैसी बातें करते हैं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। शिल्पा भी वहां आ गई और कहने लगी, ठीक ही तो आपके पापा कह रहे हैं कि हमें पहले जाना चाहिए। पापा इस बात को समझते हैं, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं। ठीक है शिल्पा, जब बात इतनी गहरी है तो देखो मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। शिल्पा यह सुनकर बिल्कुल खुशी से फूली ना समाई। उसके चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए। लेकिन लेकिन क्या, शिल्पा ने बीच में ही बोल दिया। तो प्रभात ने कहा, सुनो तो मेरी बात, हम अपने साथ पापा को भी लेकर जाएंगे। यह सुनकर शिल्पा का मूड फिर से उतर गया। उसका चेहरा फिर से मुरझा गया। पापा को, अरे वहां इतने लोग होंगे तो वहां पापा को ले जाएंगे और शादी ब्याह वाला घर होगा। पता नहीं पापा की देख रेख हो पाएगी कि नहीं। तो प्रभात ने कहा, क्यों नहीं हो पाएगी, मैं तो वहीं रहूंगा ना।
मैं पापा की देख रेख करूंगा और तुम अपना शादी समारोह में सम्मिलित रहना। अब कोई दूसरा सहारा ना था। शिल्पा को बात माननी ही पड़ी और दूसरे दिन ही अपने गाड़ी से लेकर प्रभात चल दिया। पूरे रास्ते भर बाबूजी खांसते रहे, बेटा किसी ढाबे के पास रोक दे, थोड़ा सा गर्म पानी लेना और मुझे टॉयलेट भी जाना है। बिना कुछ बोले ही प्रभात आगे आने वाले ढाबे के पास गाड़ी रोक देता है। यह सब देख कर और सुनकर शिल्पा को बहुत गुस्सा आ रही थी कि यह बुढ़ा यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। अब पता नहीं ढाबे में कितने टाइम तक पानी गर्म करवाएगा, वॉशरूम जाएगा, इसी में मेरा समय निकल जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो घर से निकल पाई, ऊपर से इस बुढ़े ने पीछा नहीं छोड़ा। यह वे सोचकर मुंह बना रही थी, लेकिन उसने मुंह खोला नहीं। उसे पता था कि यह पिता का लाडला प्रभात मेरी एक नहीं सुनेगा। अगर इसे गुस्सा आ गया तो यह गाड़ी वापस घर भी अपने ले जा सकता है। वह चुपचाप बैठी रही, लेकिन जब घर पहुंच गए तो शिल्पा ने अब मुंह बंद नहीं किया। गाड़ी से उतरते ही जब उसकी माँ दरवाजे पर अपने बेटी और दामाद और उसके ससुर के स्वागत के लिए आई तो एक शब्द कह दिया, बेटी आने में जरा देरी कर दी, थोड़ा और सुबह चलना चाहिए था। अरे माँ, मैं तो सुबह से उठकर तैयारी बनाई और चल भी देती, लेकिन ये बाबूजी को बार बार सारे रास्ते बाथरूम आती रही। इन्हें कभी गर्म पानी चाहिए था, कभी इन्हें बाथरूम जाना। कोई बात नहीं बेटी, दवाइयाँ चलती है, इस उम्र में होता रहता है। शिल्पा की माँ ने समझाया तो शिल्पा मुंह बनाकर आगे निकल गई। वहीं मोहनलाल जी को बड़ी शर्म आई। इतने मेहमानों के सामने भरे हुए घर में बहू ने ये क्या बोल दिया। फिर वह एक प्यारी सी गंभीरता भरी मुस्कान कहते हैं, अरे इस उम्र में तकलीफें तो होती ही रहती है, अपने बस में थोड़ी ना है। वहीं प्रभात भी अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार को देख रहा था, लेकिन वह यहाँ बोलना उचित नहीं समझा। शिल्पा अपने ससुर की बेइज्जती करने का बहाना ढूंढ रही थी। तभी शिल्पा का भाई आया और पूछा, दीदी जीजा जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ बैठे हैं। तो शिल्पा ने कहा, अरे तुम्हारे जीजा जी बैठे होंगे अपने पिताजी के चरणों में, श्रवण कुमार जो हैं। तभी शिल्पा का भाई गया और बोला, अरे जीजा जी थोड़े टाइम के लिए मेरे साथ चलिए, मुझे मार्केट से कुछ सामान लेना है और फिर मैं बाइक से जा रहा हूँ, तो पीछे लेकर आपको बैठना होगा। मन तो नहीं था प्रभात को अपने पिताजी को छोड़कर जाने का, लेकिन क्या करे, वह मना भी नहीं कर सकता था और चला गया। इधर ससुर अकेला बैठे थे तो शिल्पा ने कहा, बाबूजी ज्यादा मत खा लेना, ज्यादा पानी मत पी लेना, नहीं तो यहाँ आपको बार बार इतनी भीड़ में टॉयलेट कौन लेकर जाएगा। बहू, कोई बात नहीं, मैंने अभी कुछ खाया नहीं, थोड़ा नाश्ता किया है, तुम मेरे लिए सादा खाना ही थोड़ा दे देना। हाँ हाँ, अब आप यहाँ आ गए हैं तो आपका भी मन करेगा ना। मेरे मायके में अच्छी अच्छी पकवानें बन रही हैं, अच्छी अच्छी पकवान की खुशबू आ रही है, तो फिर आपसे सादा खाना कैसे खाया जाएगा। यह कहकर शिल्पा अपनी सहेलियों की तरफ देखी तो उसकी सहेलियां ठहाके मारकर हंसने लगी और वहीं मोहनलाल जी शर्म के मारे नजरें झुका लिए। मोहनलाल जी बड़े सरल स्वभाव से अपनी बहू की सारी बातों को सुनते और उसे सहते जाते। समय बीता, बारात आई और शादी भी हो गई। शादी के बाद जब सुबह विदाई हो गई, सब लोग बहुत थके हुए थे। रात भर जागने की वजह से सबको नींद आ रही थी। अपने अपने आराम करने की जगह ढूंढने लगे। तभी किसी कमरे से जोरदार से चिल्लाने की आवाज आई। सब लोग उसी आवाज की तरफ दौड़े तो वह शिल्पा की माँ का कमरा था। शिल्पा भी दौड़ी तो अंदर क्या देखती है कि उसकी माँ जमीन पर धराशायी होकर गिरी पड़ी थी। उसकी माँ को शिल्पा ने जैसे ही हाथ लगाया तो शिल्पा की माँ जोर से चिल्लाई, नहीं, मुझे छुओ मत, उठा नहीं जा रहा। सब लोग आकर घेर लिए। आखिर क्या हो गया, जल्दी से
शिल्पा के दोनों भाई माँ को हॉस्पिटल लेकर गए। वहां पर शिल्पा बहुत घबराई हुई थी, बहुत परेशान थी। कुछ घंटों के बाद जब माँ को हॉस्पिटल से वापस लाया गया तो शिल्पा ने पूछा, माँ कैसी है? तो सबने कहा, माँ को बहुत चोट आई है, माँ कुछ दिनों तक बेड रेस्ट करेगी। अब प्रभात की जाने की भी तैयारी थी। उसने कहा, शिल्पा, माँ भी हॉस्पिटल से आ गई है, तो अब हमें घर चलना चाहिए। शिल्पा ने कहा, नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा। देखो, माँ को ऐसे छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। तुम चले जाओ बाबूजी के साथ और प्लीज मुझे यहीं छोड़ दो। प्रभात ने कहा, ठीक है, तुम माँ का ध्यान रखना और जब माँ की तबीयत ठीक हो जाए, तुम्हारा मन हो आने का, तो तुम अपने भाई से पूछवा लेना या मुझे फोन कर देना। तुम तैयार रहना, मैं जल्दी से लेकर चला जाऊंगा। प्रभात चला जाता है और शिल्पा अपनी माँ के देख रेख में वहीं आगे पीछे लगी रहती है। माँ को गर्म पानी की सेक करनी थी। उसने भाभी को आवाज दिया, भाभी, जल्दी से गर्म पानी लेकर आओ। कुछ समय तक भाभी कमरे से नहीं निकली तो शिल्पा खुद ही भाभी के कमरे में पहुंच गई और कहने लगी, भाभी, आप इधर आराम कर रही हो और वहां माँ को गर्म पानी चाहिए सेक करने को। अरे, मैं घर की नौकरानी थोड़ी ना हूँ कि जब चाहो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहूं। कल ही तो अभी शादी होके विदाई हुई, पूरा दिन काम कर करके थक गई। भाभी के मुंह से इतना सीधा जवाब सुनकर शिल्पा की तो आंखें फटी रह गई। मेरी भाभी इतनी संस्कारी, जो माँ और घर के कामों के लिए कभी मना नहीं करती थी, दौड़ दौड़ कर सारे काम करती। आज इन्हें क्या हो गया है जो सीधा जवाब दे रही है? उसने कहा, भाभी ऐसे कैसे बोल सकती हो? वह आपकी सास है, आपका धर्म बनता है कि आप उनकी सेवा करो। और आज जब वह मुसीबत में है तो आप कह रही हो कि घर की नौकरानी नहीं हूँ। शिल्पा खूब बड़बड़ाई और बाहर आ गई। फिर वह खुद ही गर्म पानी लेकर माँ के पास गई। शिल्पा जब अपनी माँ को गर्म पानी से सेक कर रही थी तो शिल्पा की माँ ने आवाज दिया, बहू, मेरी बेटी को मटर पनीर की सब्जी और पुलाव बहुत पसंद है, तुम उसके लिए बना देना। उधर शिल्पा की भाभी ने कुछ नहीं बोला और जब खाने का समय हुआ तो वह खिचड़ी एक कटोरी लाकर रख दी और बोली, यही खा लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कुछ शादी में तेल वाला खाना ज्यादा खा लिया है, मेरा पेट खराब हो गया, मुझे चक्कर कमजोरी आ रहा है। शिल्पा को अब अपनी बातें याद आने लगी कि उसने भी अपनी ननद के साथ ऐसा ही किया था जैसा आज मेरे साथ हो रहा। उसे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि जैसा करने वैसा भरने। शायद यह मेरी माँ को मेरे ही किए की सजा तो नहीं मिल रही। फिर उसने चुपचाप खिचड़ी को उठाकर खाना शुरू कर दिया। शिल्पा को खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने नाक सिकोड़कर कहा, माँ, मुझे भूख नहीं है। तो शिल्पा की माँ ने कहा, मैंने तुझे मटर पनीर की सब्जी और पुलाव बनाने को बोला था, तो तुमने मेरी बेटी के लिए खिचड़ी लाकर रख दिया। तुझे पता है ना कि मेरी बेटी को खिचड़ी पसंद नहीं है। तो शिल्पा की भाभी आकर कहने लगी, तो मैं क्या करूं? जब मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या मैं जबरदस्ती खाना बनाऊं? ये कहकर शिल्पा की भाभी चली गई। लेकिन शिल्पा ने सोचा कि आज शाम को जब भैया आएंगे तो मैं सारी शिकायत भैया से करूंगा। शिल्पा ने रात को भाई से शिकायत करना शुरू कर दिया, भैया, भाभी ने ऐसा ऐसा किया, गर्म पानी तक माँ के लिए नहीं दिया। और बताओ, जब मुझे खिचड़ी पसंद नहीं है तो पूरा दिन मैं माँ के पास रही, इधर उधर भाग दौड़ करके थक गई, तो भाभी ने मुझे लाकर खिचड़ी दे दिया। शिल्पा ने उम्मीद किया था कि मेरी यह बातें सुनकर भैया अभी जाएंगे और भाभी के गाल पर दो थप्पड़ जरूर लगाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा। शिल्पा का भाई कहने लगा, अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारी भाभी भी इंसान है, काम कर करके थक गई है तो खिचड़ी ही बना दिया होगा। शिल्पा का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे भैया, तुम कैसी बातें करते हो? उधर माँ की सेवा करने के लिए तुम्हारी पत्नी मना कर रही है और यहाँ तुम अपनी पत्नी के साइड ले रहे हो। तुम यह क्यों भूल जा रहे हो? तुम इस घर के बड़े बेटे हो,
तुम्हारा फर्ज बनता है सबकी जिम्मेदारियों को निभाना, माँ का देखभाल करना, घर की बाकी जिम्मेदारियों को निभाना। और मैं तुम्हारी बहन हूँ। क्या मैं तुम्हारे घर हमेशा के लिए आई हूँ रहने, जो तुम्हारी पत्नी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है? और तुम हो कि माँ की देख रेख करने से भी पीछे हट रहे हो। अरे थू है ऐसे भाई पर। शिल्पा जब अपने भाई को इस तरह से सुना रही थी, तभी उसके गाल में एक थप्पड़ पड़ा। वह गाल में हाथ रखकर अपने साइड में देखती है कि माँ अपने दोनों पैरों पर खड़ी और उसे घूर रही थी। माँ, माँ तुम तो खड़ी हो और तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? माँ ने कहा, यह तेरा सबक है बेटी। जो तू आज अपने भाई को शिक्षा दे रही है, वही तुझे खुद समझना चाहिए जब तू दामाद जी के साथ करती है। अरे तुमने कितना अपने ससुर को सताया, मेरे घर में लाकर तुमने अपने ससुर का कितना अपमान किया, और जवाब आज बात मेरे ऊपर बन आई तो तू अपने भाई को सुनाने चली है, उसे समझाने चली है कि उसका फर्ज बनता है वह इस घर का ध्यान रखे, मेरा ध्यान रखे। तो तू बता, क्या दामाद जी का फर्ज नहीं बनता कि वह अपने पिताजी का ध्यान रखे? उनकी भी तो माँ नहीं है, उनका भी तो फर्ज बनता है। अरे बचपन में उनकी माँ मर गई थी, तो समधी जी ने ही पाल पोस कर दोनों बच्चों को बड़ा किया और आज इस लायक बनाया है कि घर में किसी चीज की कमी नहीं है। और तू दामाद जी को कहती है कि अपने पिता का गुलाम है, श्रवण कुमार है। किस मुंह से कह रही? अभी भी शिल्पा अपने गालों में हाथ रखे हुए थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। शिल्पा अपने कमरे में चली गई और अपना सामान पैक करने लगी। बैग लेकर बाहर आई और कही, माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे घर जाना है। मुझे भैया से बोलो कि छोड़ दे। शिल्पा का भाई शिल्पा को ले जाकर उसके ससुराल छोड़ देता है और वापस चला आता है। शिल्पा जब घर का डोरबेल बजाती है तो प्रभात खोलने आता है। आज शिल्पा का चेहरा उतरा हुआ था। प्रभात ने पूछा, क्या हुआ? माँ की तबीयत ठीक नहीं हुई और तुम तो वहां बोल रही थी कि ठीक होने तक रुकूंगी, फिर इतना जल्दी ही क्यों चली आई? शिल्पा ना झूठ बोल सकती थी ना सच। उसकी आंखों से आंसू आ गए। वह डेहरी के अंदर आकर बैग छोड़ा और अपने ससुर के पैरों पर जाकर गिर पड़ी। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। सारी गलती मेरी है और जो कुछ भी हो रहा है मेरे ही करने की सजा है। अरे बहू, ऐसा क्यों कह रही है? क्या हुआ? समधन जी ठीक तो हैं? हाँ बाबूजी, सब कुछ ठीक है। बाबूजी, आज से मैं आपकी खूब सेवा करूंगी, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस एक बार आप मुझे अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिए। मोहनलाल जी ने कहा, बहू, मैंने तुझे हमेशा से बेटी ही समझा है, कभी नहीं कहा कि तू मेरी बहू है। और कभी मैं तेरी बातों को ध्यान में नहीं रखा, फिर माफी मांगने की जरूरत ही क्या है? यह सब देखकर प्रभात भी आश्चर्य में था। शिल्पा उठकर प्रभात के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ कर दो जी, मैंने बहुत बुरा किया आप लोगों के साथ। प्रभात की समझ में कुछ तो नहीं आ रहा था, लेकिन वह सोचा, जो भी हो, जैसा भी हो, अच्छा ही हो रहा है। फिर शिल्पा किचन में चली गई, अपने ससुर और अपने पति के लिए नाश्ता बनाकर लाई, अपने बच्चे को भी नाश्ता करवाया। और जब शाम को प्रभात ऑफिस से आकर अपने पिताजी के कमरे में बैठा, तो शिल्पा भी अपने बच्चे यश को लेकर बाबूजी के कमरे में आ गई और वहीं पर तीनों साथ में बैठकर थोड़ा समय अपने ससुर के साथ गुजारे। आज का यह दृश्य मोहनलाल जी के दिल को बाग बाग कर रहा था। आज बेटे के साथ साथ बहू भी उनके साथे बातें कर रही थी, उनके बारे में पूछ रही थी, उनकी हाल जान रही थी। अब जब प्रभात ऑफिस चला जाता तो शिल्पा कई बार आवाज देती, बाबूजी, भूख लगी होगी तो बोल देना, कुछ बनाकर दे दूंगी। बाबूजी, पानी चाहिए तो बोल देना। और कई बार यश को भी भेजती, जा बेटा, बाबूजी के पास थोड़ा देर बैठ, बाबूजी से बातें करना, बाबूजी अकेले बोर हो जाते हैं।
अब तो उस घर में सब कुछ ठीक हो गया था। बाबूजी भर भर कर दुआएं, आशीर्वाद अपने बेटे बहू और पोते को दे रहे थे। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाने से पहले कर लीजिए। दोस्तों, आप लोगों का एक सब्सक्राइब मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप ये मेरी कहानी किस शहर से, किस राज्य से सुन रहे हैं।